Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are fine at your home. Okay, well, students, today we will start new topic, capacitor. And this is the last topic of our first unit, electrostatic. बहुत बड़ा यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक. फाइनली लास्ट चैप्टर पे हम आ चुके हैं. And this is a very important chapter for numericals. Important for numericals. Theoretical part इतना important नहीं है बेटा जितना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में सॉरी, इसके कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इनके सर्किट्स आते हैं, इनके सर्किट्स को सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है. आई थिंक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, इजी फार्मूलाज हैं, नॉट सो डिफिकल्ट. बट हमें अपने प्रीवियस फार्मूलाज पता होने चाहिए. मैं यहाँ पे तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें कौन कौन से फार्मूलाज को यूज करना पड़ सकता है. फोर्स का फार्मूला लेंगे बेटा Q × E. ओके, फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का अगर फार्मूला की बात करें तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². ओके, अगर हम बात करते हैं नॉट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले की बात करते हैं E की, तो दैट इज अ KQ डिवाइडेड बाय R². ये सोर्स चार्ज होता है. अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का फार्मूला बेटा क्या होता है KQ डिवाइडेड बाय R² हट जाएगा. पोटेंशियल के कुछ और फार्मूलाज की बात करें तो क्या होगा बेटा पोटेंशियल का फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो E डॉट dV आता है नेगेटिव. ठीक है, और अगर हम पोटेंशियल के फॉर्मूले की बात करें तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज आता है. ठीक है बेटा, ये हमारे कुछ फार्मूलाज हैं. अगर स्मॉल की बात करें, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. ओके, तो ये फार्मूलाज बेटा हमें कहीं ना कहीं यूज करने हैं कैपेसिटर में. अब कैपेसिटर है क्या, ये मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटर. कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और किस काम आता है और ये किसके जैसा काम करता है. इट लाइक्स दैट बैटरी, इट वर्क्स लाइक दैट बैटरी. बैटरी को मैं कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ. सबसे पहले बेटा अपना हेडिंग बनाएंगे कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर लिखने के बाद यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे. एक अभी नॉर्मल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, साइंटिफिक डेफिनेशन. टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी देर तक करेंगे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन capacitor is a device that stores electric energy. Capacitor is a device that stores electric energy and supply it at once. ठीक है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और फिर सप्लाई देता है. ध्यान से सुनेंगे बेटा. अगर मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया, कैपेसिटर का मीनिंग बता रहा हूँ मैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में वाटर टैंक है. ठीक है, जब पीछे से पानी आ रहा है, ऑलरेडी सप्लाई आ रही है पानी की, तो हम अपना काम कर रहे हैं पानी से. लेकिन जितना पानी हमें यूज करना है उतना ही यूज करेंगे ना. मान लो पीछे से सप्लाई ज्यादा आ रही है तो हमने क्या किया हुआ, एक टैंक बना के रखा हुआ है, एक्स्ट्रा वाटर उसमें स्टोर हो जाता है. ठीक है, अब हमें जितना जरूरत है जब सप्लाई आ रही थी वाटर की तो हमने उसमें से उतना यूज कर लिया, बाकी एक्स्ट्रा का स्टोर कर दिया इन द वाटर टैंक. अब क्या होता है कि सप्लाई आनी बंद हो गई है तो हम उस स्टोरेज को यूज कर सकते हैं. ठीक है, वो स्टोरेज हमारे लिए तब बहुत हेल्पफुल हो जाता है. तो कैपेसिटर भी ऐसा है, अगर पीछे से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई आ रही है तो इट्स ओके. अगर नहीं आ रही तो वहां पे हम कैपेसिटर में क्या होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो कैपेसिटर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को तब सप्लाई सर्किट को तब सप्लाई प्रोवाइड करेगा जब पीछे से इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिल रही होगी. ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज शो कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि हाँ एक डेफिनेशन तुमने लिख ली. उसके बाद मैं ये बताता हूँ तुम्हें कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है. ये एक स्टोरेज जैसा, एक टैंक जैसा बिहेव करता है. वाटर को नहीं स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, चार्जेस को स्टोर करता है. ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है बेटा, ये एक सर्किट है. ये एक हमने यहाँ पे बल्ब लगाया. ठीक है, ये एक स्विच है, ये मैंने बेटा यहाँ पे बैटरी लगाई. अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, टैप कर देता हूँ तो मेरा बल्ब ग्लो करेगा. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब एक कैपेसिटर लगा लेता हूँ. ये क्या है बेटा, ये एक कैपेसिटर है.
दिस इज वन कैपेसिटर, मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, मैं देखता हूँ बल्ब फिर भी ग्लो कर रहा है, बल्ब बंद नहीं हुआ। क्यों बंद नहीं हुआ? बैटरी का कनेक्शन तो टूट गया। हम कहेंगे तब बल्ब को सप्लाई किसने दिया? हम कहेंगे कैपेसिटर ने। तो कैपेसिटर ने क्या किया कि जब मैंने इस स्विच को ऑन किया था, मतलब क्लोज किया था सर्किट को, इसमें से करंट फ्लो हुआ, तो इस कैपेसिटर ने इस बैटरी की कुछ एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को, मान लो ये ज्यादा वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, जो भी है, तो इसमें से एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लिया और कुछ एनर्जी जो बल्ब को चाहिए थी वो बल्ब के पास चली गई, एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, जब तुमने स्विच ऑफ कर दिया तब क्या हुआ? इस बल्ब को सप्लाई किसने दी? कैपेसिटर ने दी। क्यों कैपेसिटर ने दी? क्योंकि पीछे जब एनर्जी आ नहीं रही तो कैपेसिटर ने इसको अपनी सप्लाई दे दी, क्योंकि इसने क्या कर लिया था? एनर्जी को स्टोर कर लिया था। तो ये बेटा यूज है हमारे कैपेसिटर का। तो इट इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो क्वेश्चन ये है बैटरी में और कैपेसिटर में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ध्यान से सुनना है इसका, कई बार आ भी जाता है, नहीं भी आता तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन राइट डाउन आल्सो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड द बैटरी? तो बैटरी का डिफरेंस ये है बेटा, बैटरी को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग। और कैपेसिटर कैसे हो जाता है चार्ज? ये रैपिडली चार्ज हो जाता है, एकदम से चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद बैटरी को डिस्चार्ज होने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम नहीं लगता, एकदम से खाली हो जाता है और एकदम से ये भर जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका। और क्या डिफरेंस है? ये भी डिफरेंस है, बैटरी में ज्यादा चार्जेस को स्टोर करके रखा जा सकता है, कैपेसिटर में इतने ज्यादा चार्जेस को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। बेसिकली है दोनों सेम, जो काम बैटरी कर रही है वही काम कैपेसिटर कर रहा है। बैटरी भी चार्ज स्टोरेज है, ठीक है, इट इज आल्सो स्टोर द चार्ज, कैपेसिटर भी चार्ज की स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन इसके भरने में और खाली होने में ज्यादा टाइम लगता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इट डिस्चार्ज और चार्ज रैपिडली, एकदम से हो जाता है चार्ज भी और डिस्चार्ज भी, ठीक है। इट स्टोर्स as compared with the capacitor, it can store large number of the charges but it cannot store large number of charges, so much charges. Okay, basically they both are different, oh sorry, they both are similar, ठीक है, दोनों ही सेम है, सिर्फ यही डिफरेंस है और इससे ज्यादा कोई इनका डिफरेंस नहीं। इस सर्किट से आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा कि कैपेसिटर क्या काम करता है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है पीछे से, तो कैपेसिटर ने इस बल्ब को ग्लो किया। क्यों? क्योंकि जब ये बैटरी ऑन थी, बैटरी के साथ ये बल्ब ग्लो हो रहा था, तो उस टाइम इस कैपेसिटर ने इसकी एनर्जी को अपने में स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे इसको। ये बेटा कैपेसिटर था जो मैंने तुम्हें समझाया, एक पॉइंट। आई होप कि तुम्हें कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन समझ आया थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वेट, yes my dear students, I have written in front of you capacitance. What is the meaning of the capacitance? Simple as I am a teacher for you and teaching is my property. तो capacitance is a property of a capacitor. ध्यान रखेंगे बेटा, capacitance क्या है? Capacitance is the property of the capacitor. Capacitance is the characteristic of the capacitor. Okay? ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, वैसे बेसिकली हम अपने माइंड में भी सोच सकते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेंस। हम ये एक इंग्लिश वर्ड दिया कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी है। कैपेसिटेंस मींस किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इट इज आल्सो नोन एज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। तो दैट मींस किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कम है, मींस उसकी कैपेसिटेंस कम है। अगर किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा है तो दैट मींस उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो इसको समझते हैं बेटा, कैपेसिटेंस क्या है। बेसिकली हमारा यही चैप्टर है, अगर हम अपना चैप्टर नेम को देखते हैं तो बुक्स के अंदर यही चैप्टर है एनसीईआरटी में, कैपेसिटेंस। ओके, तो बेटा इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखेंगे बेटा सभी की, ये जस्ट प्रॉपर्टी है, नथिंग एल्स, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी और टू स्टोर अ चार्ज, मींस to hold electrical energy. It is denoted by, इससे डिनोट किया जाएगा इसको C से। और बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे कैपेसिटेंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये कहाँ से आता है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एक सेकेंड।
ये फॉर्मूला जो आया बेटा ये अब हम पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़कर आए हैं, ठीक है। हमें पता है क्या मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि अगर मैं किसी तरह, ये मेरे पास कोई एक स्फीयर है और यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लो एट इंफिनिटी है, जहाँ भी हम इस चार्ज को वर्क करके इस स्फीयर में लेकर आते हैं, ठीक है। फिर कोई और ये Q1 है, फिर Q2 को हम वर्क करके लेकर आते हैं, यहाँ Q1 रख दिया, ठीक है। जब हम Q2 को इस स्फीयर में लेकर आएंगे तो Q1 हमें रिपेल करेगा, तो दैट मींस अगर मेरा यहाँ पे वर्क W1 हुआ तो यहाँ पे वर्क W2 होगा, और जो वर्क डन होगा सेकंड वो बड़ा होगा। ये हम सबको पता है कि हम कैसे किसी चार्ज को ये लगा लो कि इसके ऊपर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, कैसे हम इसको चार्ज लेकर आएंगे, इसको चार्ज कैसे करेंगे, इन्फिनिटी से कोई चार्जेस को लेकर आएंगे वर्क करके और इस पे ले आके रखेंगे, फिर दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, पहले वाला रिपेल करेगा, तीसरा लाएंगे, पहले वाले दो चार्जेस है वो रिपेल करेंगे। तो बेटा ऐसे करते 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 हम वर्क करते करते इस कंडक्टर को चार्ज्ड कर देंगे, इस पे चार्ज को ले आके स्टोर कर देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हमें पता है ना यही तो पोटेंशियल है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल। एक चार्ज रखेंगे तो कुछ पोटेंशियल होगा, दो चार्जेस रखेंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तीन चार्जेस जब इसके पास आएंगे और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मैंने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर ले आता जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। ये चीज समझ आ रही है ना, पोटेंशियल कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्क डन बढ़ रहा है ना तुम्हारा, चार्जेस को लाने में वर्क डन हो रहा है, तो वो इस चीज का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब चार्जेस को तुम वर्क करके यहाँ पर लेकर आओगे तो वो वर्क कहाँ जाएगा, वो वर्क उसी चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और हर चार्ज के पास अपनी एनर्जी होगी, और इस पूरे स्फीयर के पास बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो इस स्फीयर के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसके हर स्फीयर के हर चार्ज के पास एनर्जी है, सिंपल। तो दैट मीन उसी को हम पोटेंशियल बोल देते हैं, ओके। तो अब इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है बेटा, क्या समझ में आता है इससे हमें ये समझ में आया कि अगर मैं बात करता हूं चार्ज की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, यही होगा ना। तो दैट मींस अगर मैं चार्जेस को इंक्रीज करता चला जाऊं तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, चार्ज बढ़ाते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ आ गया हमें, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का अगर मैं साइन हटा देता हूं तो इक्वल टू लगेगा, और कांस्टेंट जो लगेगा वो होगा बेटा यहाँ पे कैपिटल C इनटू में V, दैट इज कैपेसिटेंस, इसको बोलेंगे बेटा हम कैपेसिटेंस, ठीक है। कि उस स्फीयर में, जिस स्फीयर में तुम चार्ज को बार बार इंफिनिटी से ले आके रख रहे हो, उस स्फीयर में कितने चार्जेस स्टोर हो सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ये तो नहीं है ना इंफिनिटी चार्जेस ले आओ उसके अंदर, कोई काउंटिंग ही नहीं है, जितने मर्जी चार्जेस ले आके उसमें रख दो, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो एक लिमिट होती है हर कंडक्टर की, तो वो ही है यहाँ पर कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो बेसिकली मैं कहीं कहीं वर्ड यूज करूंगा कंडक्टर, ये देखो यहाँ पे भी किया हुआ है, तो वो उसका मतलब कैपेसिटर होगा, ओके। तो बेटा ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने माइंड में रखना, नंबर ऑफ टाइम ये यूज करेंगे हम फार्मूले को, Q = C × V, ठीक है। आज की बहुत सिंपल क्लास है, ज्यादा नहीं है, बेसिक क्लास है, अभी एक दो दिन बेसिक चलने वाली है हमारी। तो Q = C × V, ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाया, कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो यहाँ से आ गया ना C = Q/V, तो ये फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, ये जो C है, जो कैपेसिटेंस है, ये चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे लिखा गया है स्पेशल C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, वो Q पर और V पर इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है, हम ये इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इन क्लास 10th क्यों, मैं तुम्हें सेकंड यूनिट तो भी करवा चुका हूँ, ठीक है। सेकंड यूनिट का एक लिमिट तक हम कर चुके हैं, एक लिमिट पे आगे हम रुक गए थे, उसका रीजन था, अब समझ आ जाएगा उसका रीजन। तो बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V = IR, दिस इज द ओम्स लॉ as we know, हाँ, तो दिस इज द ओम्स लॉ, V = IR। तो R क्या है बेटा, यहाँ पर R होगा बेटा V/I। तो बेसिकली ये R ना तो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है, बल्कि करंट इस R पे जरूर डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करेगी
कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी तो पोटेंशियल कितना दिया या तुमने करंट कितना दिया, नो, दिस इज द प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। Resistance similarly it is also independent of V and I. Similarly capacitance is also a property, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये उसके Q पर V पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कंडक्टर जो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस जो डिपेंड करेगी वो डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी कि जो कैपेसिटर तुमने बनाया है उसकी शेप क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, वो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसा कैपेसिटर है। ठीक है, तो अभी हम पैरेलल प्लेट, जो मेरा वर्ड आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस कैपेसिटर में। बेसिकली स्फेरिकल है थोड़ा बहुत, स्फेरिकल में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम कर लेंगे। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, अब वो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर है या कुछ और तुमने उसके अंदर फिल किया हुआ है, वो मीडियम, ठीक है, तो उस मीडियम पर भी डिपेंड करेगा डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, तो बेटा ये इसकी वो डिपेंडेंसी होगी कि हाँ ये कैपेसिटेंस इन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा rather than this, इन पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो बेटा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये जो C है इसका कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है, तो आंसर है इसका SI यूनिट है फैरेड। ठीक है, जिसको हम कैपिटल F से लिखते हैं, और इट इज अ वेरी 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 लार्ज यूनिट, इवन कि हमारी पूरी अर्थ का भी अगर कैपेसिटेंस निकालें तो वो 1 फैरेड नहीं आता। ठीक है, ये भी रीजंस तुम्हें मिलेंगे आगे आगे चैप्टर में, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करना चला जाऊंगा। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी लार्ज यूनिट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनिट काफी लार्ज बन गए हैं, तो जिसने इन्वेंशन की उससे ये यूनिट काफी लार्ज बना, लेकिन फिर हमने इसको चेंज नहीं किया, हमने इसके आगे ना ये लगा लो कि मल्टीप्लिकेशन से इसको चेंज किया। कैसे, जैसे मान लो अब हम गोल्ड परचेज करने जाते हैं, तो हमें पता है कि हमें गोल्ड को मिलीग्राम में लेके आना है। ठीक है, मान लो उसको मैं केजी में तो भी लिख सकता हूँ, तो केजी को क्या मैं मिलीग्राम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, हाँ, तो हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे स्मॉल यूनिट्स में, बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फैरेड को नहीं छोड़ा, मिली फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, इस टाइप से हमने इसको यूज कर, माइक्रो फैरेड, इस टाइप से हमने यूज करने लगे, लेकिन फैरेड को नहीं, चेंज नहीं, नेम चेंज नहीं किया हमने इसका। ठीक है बेटा, तो सिमिलरली हाँ ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। हाँ, 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज यूनिट। यूनिट को जब डिफाइन करते हैं तो बेटा कैसे डिफाइन करते हैं 1 फैरेड को, देखो कैपेसिटेंस को 1 फैरेड करना है, चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, दिस इज नोन एज द 1 फैरेड। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो, 1 farad may be defined as the equal to the 1 coulomb of charge in when the potential difference of the conductor is 1 volt। उस कंडक्टर का जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और उसका चार्ज 1 कूलम हो जाए, तब जाकर ये माइक्रो फैरेड बनेगा और 1 फैरेड बनेगा। ठीक है बेटा, ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। आई होप कि तुम्हें कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्लियर हो गया। कैपेसिटर क्या है मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, अभी सिंपल डेफिनेशन, कैपेसिटर एक डिवाइस है विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम स्टोर करके रख लेते हो और जब चाहिए होती है एकदम से ले लेते हो। कैपेसिटर बिल्कुल बैटरी जैसा बिहेव करता है। चेंजेस कहाँ पर है, कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करके रख सकता। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, जैसे कभी कभी किसी मशीन्स में, किसी जैसे फैन में कैपेसिटर्स हैं या बड़ी बड़ी मोटर्स के साथ कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं। हाँ, लेमन लैंग्वेज में हम इसको कंडेंसर बोल देते हैं, लेकिन तुम यूज मत करो, आई डोंट रिकमेंड pronunciation of capacitor like a condenser, no, कंडेंसर नहीं बोलना, कैपेसिटर। ओके, तो जो कैपेसिटर है जैसे बड़ी बड़ी मोटर्स के साथ लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है, और जो बच्चे विलेजेस को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे किसी के जिनके फील्ड्स होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, तो ट्यूबवेल की मोटर के साथ कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर क्या काम करता है बेटा, जब पीछे से सप्लाई आती है तो अपने अंदर काफ़ी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अब मान लो कि वो मोटर उतनी एनर्जी से वर्क नहीं कर पा रही जितनी एनर्जी गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो क्या करेगा, कैपेसिटर उसकी सप्लाई को ज़्यादा कर देगा। क्यों, गवर्नमेंट वाली सप्लाई तो आ रही है और जो उसने अपने अंदर स्टोर करी हुई है वो भी मोटर को दे देगा, तो मोटर के पास डबल सप्लाई जाएगी, एक गवर्नमेंट वाली सप्लाई और एक कैपेसिटर से भी सप्लाई मिलेगी, तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम कैपेसिटर हटा देते हो तो मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्यों स्टार्ट नहीं हो पा रही है मोटर, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आ रही है मोटर को तो वो कम आ रही है,
वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर के लिए सफिशिएंट नहीं है कि उसको स्टार्ट कर पाए। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, उस गवर्नमेंट वाली सप्लाई में से क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो सप्लाई मोटर के पास जाएगी, गवर्नमेंट की जो सप्लाई आ रही है मोटर के पास जा रही है, बट वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, फिर कैपेसिटर अपनी स्टोर की हुई एनर्जी भी मोटर को दे देगा, तो मोटर के पास क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली कैपेसिटर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे ज्यादा काम आते हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स को स्टार्ट करने में। और ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ी मोटर्स में ही कैपेसिटर लगे होते हैं, नहीं, तुम्हारे फोन में भी कैपेसिटर्स लगे हैं, तुम्हारे टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गैजेट्स में जो मदरबोर्ड होता है उस पे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो दिखाएंगे तुम्हें जब फिजिक्स लैब में आओगे तुम, तो तुम्हें शो करूंगा दैट इज द कैपेसिटर, दैट इज द कि कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, कि कौन से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज करते हैं और कौन से हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज करते हैं, लाइक मोटर हो गया, कोई मशीन हो गई। ठीक है, तो मैकेनिक्स में कौन सा यूज किया जाता है, तो बेटा ये देखेंगे। और कैपेसिटर समझ आ गया। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की, वो कितने चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो हमें ये पता था कि अगर मैं चार्ज को इंक्रीज करूंगा किसी कंडक्टर के अंदर तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के वहां पे कांस्टेंट लगाया, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस। और ये भी मैंने तुम्हें बताया कि कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, इसलिए वो Q पर और V पर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। फिर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, वो डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे, कि जो मीडियम तुम यूज कर रहे हो, ऑयल है, एयर है, व्हाटएवर जो भी है, तो उस टाइप वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ऐसा यूनिट जो कैपेसिटेंस की होगी वो फैरेड होगी, दैट इज अ वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम इसके साथ एक्सटेंशंस लगा के चलेंगे, लाइक माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, लाइक दिस। ओके बेटा, आई होप यू आर गेटिंग टू मी वेरी क्लियरली। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बेटा। यस बेटा, तो बेटा अब एक छोटी सी डेरिवेशन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट भी है, तो क्या है उसको देखते हैं। अगर मैं, हाँ ये एक बात ध्यान रखना, C डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ कंडक्टर लिखा है, तो कंडक्टर वर्ड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कैपेसिटर के लिए। ठीक है, बेसिकली कैपेसिटर क्या है, जो चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, और चार्ज को जो स्टोर करते हैं बेटा वो कंडक्टर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन राइट कंडक्टर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, मींस ब्रैकेट में कैपेसिटर लिख लेना, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख दो कैपेसिटर। ओके, तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा एनर्जी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, और डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत इजी है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, और पता नहीं हमने कितनी बार इस टाइप की डेरिवेशंस की हुई है। हाँ, लेकिन उससे कंसेप्ट हम अपना क्लियर करते हैं अभी कि है क्या। तो अच्छा, तुमने हेडिंग बना ली होगी बेटा सबने, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर एक कंडक्टर ले लेता हूं, शेप अच्छी नहीं बनी, लो जी, एक कोई भी हमने शेप ले ली कंडक्टर की, कोई भी लो, नो प्रॉब्लम। और अब इस कंडक्टर के ऊपर मैंने मान लो कोई चार्ज दिया Q। ठीक है, कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे आ जाएगा सारा चार्ज, सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा बेटा, इसके सरफेस पे। ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर है। और ये जो चार्जेस आए होंगे कहां से आए होंगे बेसिकली, तो मैं कहता हूं अभी मैंने इसके ऊपर dq चार्ज को यहां पर पड़ा हुआ है इंफिनिटी पर, उसको भी इसके अंदर हमने अभी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, dw। समझ रहे हो ना इन पॉइंट्स को मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहां पर लिख लेते हैं बेटा, लिख ही लो, लेट, मैं बोलता हूं तुम लिखते चले जाओ, लेट q, ये जो स्मॉल q हमने लिए, लेट q be the charge on the conductor, मैं लिख दूं let q be the charge on the conductor। अगर मैं एक चार्ज रखता हूं कंडक्टर में तो कुछ ना कुछ उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी होगा, मान लेते हैं V, and V is the potential, ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या बेटा, इसके आगे ही ये नेक्स्ट लाइन से लिख लो, वर्क डन टू ऐड
वर्क डन टू ऐड dq, ये देखो, तो ये वर्क डन टू ऐड dq, ये जो dq है इसको ऐड करने में जो वर्क डन होगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना है बेसिकली। क्यों वर्क ही क्यों कैलकुलेट करना है? यहाँ पर देखो बेटा, तुम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो? एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क निकालेंगे तो एनर्जी मिलेगी ना। तो वर्क डन टू ऐड dq, dq चार्ज ऑन द कंडक्टर, ये dq आगे चार्ज भी लिख लेना है इसको बेटा, dq चार्ज ऑन द कंडक्टर। आई होप कि ये तो क्लियर हुआ। ये तो सिंपल हमने लिखा कि लेट बी द चार्ज। अब अगर मैं इसमें dq चार्ज और ऐड करूंगा तो इसका टोटल चार्ज मान लेंगे q हो गया, ठीक है। ऑलरेडी स्मॉल q था, dq और ऐड हो गया तो हम मान लेंगे कि टोटल अब इसका फाइनली चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q। तो ये देखेंगे, ये मैंने जान के बताया तुम्हें कि लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे। तो अब हम कैसे करें बेटा? बहुत सिंपल है। ऐसे इस टाइप की चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर मैं dw निकाल रहा हूं तो मेरे को टोटल वर्क डन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटीग्रेशन कर दूंगा अगर मेरे पास लिमिट है। तो मैं तुमसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वर्क डन? dw निकालने का फार्मूला क्या है? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं v dq। कुछ गलत लिखा? अभी अभी मैंने बताया था ना व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। यहां पे नहीं दिख रहा है तो यहां लो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल इज वर्क यूनिट पर वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा? v q, ये रहा v q। चार्ज dq को लेकर आ रहे हैं तो वर्क कितना हो रहा है? dw हो रहा है, सिंपल। तो ये बेटा dw स्मॉल वर्क डन हो गया, dq यहां पर पहुंच गया। मान लो वहां पे बहुत सारा dq पड़ा है, बहुत सारा चार्ज है, टोटल चार्ज तुम्हें ट्रांसफर करना है टू द कंडक्टर, तो तुम्हें काफी सारा वर्क डन करना पड़ेगा। तुमने तो छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया, इंटीग्रेट कर लो। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा? वही पुरानी बातें, पक नहीं गए अब तुम इन चीजों से? सच सच बताना। हाँ, जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए चीज खेल बन जाना चाहिए कि हो गया है, बार बार वही स्मॉल निकालना है फिर इंटीग्रेट करना, बड़ा मतलब हैप्चुअल हो जाता है इंसान, फैमिलियर हो जाता है। अभी भी तुम नहीं हो पा रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं कमी रह रही है। उस कमी को, उस गैप को खत्म करो, समझ रहे हो? नहीं तो कुछ भी नहीं है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल वर्क डन? बोर हो जाते हैं, मैं तो बोर हो जाता हूँ बार बार एक ही चीज को करते करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल वर्क डन? कैसे निकालेंगे बेटा टोटल वर्क डन? जो w निकालेंगे वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw, ये होगा ना w, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो सिंपल है कि अब जो हम वर्क निकाल रहे हैं तो dw ऑलरेडी है तुम्हारे पास, वर्क इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dq। लिमिट क्या है? मान लो स्टार्टिंग में ये जो कंडक्टर था इसको, इस पे कोई चार्ज था ही नहीं, खाली था कंडक्टर, बिल्कुल जीरो चार्ज था। तुम इन्फिनिटी से चार्ज ले आते गए, इस पे रखते गए, ले आते गए, रखते गए, वर्क डन करते गए, इसका पोटेंशियल भी बन गया कुछ, ठीक है। करते करते तुमने इस पे इतना चार्ज डाल दिया कि इसका फाइनल चार्ज हो गया Q। तो दैट मींस लिमिट क्या थी टोटल वर्क डन की? 0 से कैपिटल Q तक पहुंचा दिया तुमने Q। पॉइंट क्लियर हो रहा है? dq की लिमिट लगेगी ना, तो 0 से कैपिटल Q तक ले गए क्योंकि स्टार्टिंग में वो कंडक्टर खाली था बहुत पहले। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम उस पे स्मॉल q था, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो पहले वाला q भी था तो ये कहां से आया होगा? उससे पहले तो कुछ भी नहीं होगा ना, पहले तो खाली होगा ये। तो q कहां से आया होगा? इनफिनिटी से चार्जेस को ले आया गया होगा। कैसे ले आया गया होगा? वर्क डन कर करके ले आए होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट चार्ज आया होगा उस पे सबसे लीस्ट वर्क डन हुआ होगा, उसके बाद जितने चार्जेस आए होंगे धीरे 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 वन बाय वन वर्क डन इंक्रीज होता गया होगा। क्यों? ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ चार्जेस। ओके, तो ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। तो अब मैं यहां पर कुछ तुम्हें बताता जाऊं, पता होना चाहिए कि v को हम यहां पे बदल सकते हैं। कैसे? एज वी नो, अभी अभी हमने किया है बेटा q इज इक्वल टू cv, v इज इक्वल टू q बाय c। तो यहां पर हम क्या करेंगे? v को कर देंगे q बाय c। तो कर दो फिर v को q बाय c। तो यहां पे आ जाएगा वर्क डन 0 टू q बाय c dq। इंटीग्रेशन जब हम ओपन करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन ओपन करने में जब हम q को यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? एक मिनट, ये गलत कर गए हम। यहां पर क्या करो? स्मॉल q लो, स्मॉल q, क्योंकि इंटीग्रेट होने के बाद वो कैपिटल Q अपने आप बनेगा, लिमिट लगी हुई है ना।
तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग तो स्मॉल क्यू से करी थी, तो ये स्मॉल क्यू है, ठीक है, अपने आप ही कैपिटल क्यू हो जाएगा क्योंकि लिमिट लगी हुई है। ये इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद फिर ये वाला स्टेप है, ठीक है। इसके बाद ये लिखेंगे एज वी नो, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो q इज इक्वल टू सी वी, स्मॉल q लेना सी वी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सपोज कर लिया था कि ऑलरेडी उसमें स्मॉल q है, तो वहां से मैंने ये v की वैल्यू निकाल ली q बाय c। तो जब मैं इस q को इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा पावर में एक ऐड हो जाएगा और सेम पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली q स्क्वायर बाय c इन, तो ये ऐसे बन जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू, ये इक्वल टू मतलब है ना, दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2 c, तो एज इट इज रहेगा ना, कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है, और dq अब नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन ओपन हो चुका है, 0 से q लिमिट लग जाएगी, ठीक है। जब लिमिट लगेगी तो दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल Q हो जाएगा हाफ कैपिटल Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसमें तीन फॉर्मूले आएंगे बेसिकली। अब Q को क्या पुट करो, यहाँ पर मैं Q को C भी पुट कर सकता हूँ, तो जब मैं Q को C भी पुट करूंगा तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, हाफ CV स्क्वायर, तो एक ये फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर, दो फॉर्मूलाज हो गए। किसके फॉर्मूलाज है बेटा, ये एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं, चार्ज कंडक्टर में मींस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर हाफ QC, तो ये आ गया है। अब इसी में फिर से मैं अगर चाहूँ तो एक बार दोबारा पुट करके एक फॉर्मूला हम यहाँ पे और बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा हाफ Q इंटू V का जो फॉर्मूला बनेगा, तो ये तीन फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा, हाफ Q इंटू V, ये लो बेटा, 1 2 3 फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिले। बेसिकली Q में क्या पुट किया, CV को पुट किया ना, Q को CV रख सकते थे, एक C से C कैंसिल हो गया, CV स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये Q इंटू V कैसे बना, ये बता सकते हो, Q इंटू V कैसे बना होगा, ये खुद कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा, फॉर्मूला यही यूज हो रहा है, ये कैसे आया देख लेना, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे। तो हम अपना सेशन आज यही कंप्लीट कर रहे हैं, कल इससे आगे करेंगे, कल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं, ओके। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराने से पहले मैं तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर जरूर करवाऊंगा और उसके एक दो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ओके बेटा। तो यहाँ तक बेटा अपना तुम नोट्स को कंप्लीट करोगे तो अच्छे से नोट्स बनाओ और इसको अच्छे से रिवाइज भी करो, और ये जो डेरिवेशन करी है एनर्जी वाली, डेट इज़ ए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर 2 मार्क्स, और ये जो 3 फार्मूलास तुम्हारे सामने आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मेमोराइज करना है तुम्हें, ठीक है, इनको याद करो, और याद क्या करना है, इनको बेसिकली प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए फिजिक्स में, ओके।